हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं आपके सिलेक्शन का सफ़र। और आपको अच्छे से पता है अपने राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में अब तक हम राजस्थान के मैपिंग, राजस्थान के नक्शे पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने राजस्थान के नाम पर विस्तार से चर्चा की है। ठीक है, राजस्थान की आकृति और क्षेत्रफल, शेप एंड एरिया पर भी हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। आज का आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। मैं हिंदी में बोलूं तो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, कहीं ना कहीं हम राजस्थान की अवस्थिति और लोकेशन को समझने की कोशिश करेंगे, अक्षांश और देशांतर को समझने की कोशिश करेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स पर डिस्कशन करेंगे और साथ साथ देखेंगे कि इनका जलवायु या क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है। और मानक समय, अच्छा मानक समय से पहले स्थानीय समय और मानक समय की क्या अवधारणा है। ठीक है भाई, एक तरीके से लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम के क्या प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, लेकिन सारा कुछ फोकस जो हमारा रहेगा, कंस्ट्रिक्टेड रहेगी ये सारी चीजें। ठीक है, जीरो रहेगी किस पे, राजस्थान को लेकर। राजस्थान से रिलेटेड करके अपने पढ़ेंगे, इसीलिए अपने बहुत आगे तक नहीं जाने वाले। लेकिन स्टिल हमें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ना है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर अगर हमें पढ़ना है तो थोड़ा सा नॉलेज हमें होना चाहिए कि वास्तव में ये क्या होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लेना। और चलिए तो शुरू करते हैं लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, 0 से RS लेवल तक। तो ये अपना राजस्थान है, राजस्थान का नक्शा है। फिर से नक्शे को देख के आपको याद आ गया होगा कि अपने को मैपिंग या नक्शा जो है वो अच्छे से कर लेना है। अब तक अगर आपने नक्शा तैयार नहीं किया है, अब तक अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, नक्शा साथ में लेके बैठना और पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना भाई। तो ये अपना राजस्थान है। अगर हम राजस्थान की अवस्थिति लोकेशन देखें तो हमें दो संदर्भों में, ठीक है, देखनी पड़ती है। दो केसेस में हम देख सकते हैं कि भाई भारत में राजस्थान कहाँ है और पूरी पृथ्वी के रिगार्डिंग, पूरी पृथ्वी के संदर्भ में राजस्थान की अवस्थिति या लोकेशन क्या है। पहले तो ये समझते हैं। भाई ये तो हो गई अपनी पृथ्वी, और पृथ्वी का मैप बनाना थोड़ा आसान है, ठीक है। और भारत का थोड़ा सा जटिल हो जाता है। आप कहोगे सर हमें पृथ्वी का मैप बनाना आता है, थोड़ा भारत का नहीं आता है, कोई बात नहीं, भारत का अपने सिखा देंगे। ठीक है भाई, ये लगभग भारत हो गया, ये लगभग पृथ्वी हो गई। अब देखिए, पृथ्वी को अभी थोड़ी देर में अपने बात करेंगे कि अक्षांश क्या होते हैं, लेकिन स्टिल आपको पता है कि 0 डिग्री अक्षांश, या इंग्लिश में कहें 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसे इक्वेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर भी कहते हैं। हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ये पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है। ठीक है, इट डिवाइड्स अर्थ इन टू पार्ट्स। तो ये ऊपर वाला जो है वो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ऊपर वाला बोले तो उत्तर में, नॉर्थ में। ठीक है, ये क्लास में पढ़ाते हुए अपने को आदत लग जाती है, हालांकि डायरेक्शन का यूज किया करो भी। ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इक्वेटर के साउथ में साउदर्न हेमिस्फेयर। मैं खुद स्टूडेंट्स को टोकता हूं, लेकिन मुझको खुद को आदत पड़ गई कई बार बोलते बोलते। ठीक है, हिंदी में कहें उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है? इसी तरीके से 0 डिग्री अक्षांश की तरह ही एक जीरो डिग्री एक 0 डिग्री देशांतर भी होता है।
कि नॉर्मली नॉर्मली देखिए भी स्टूडेंट से पूछता हूं तो यही बोलते हैं कि पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस, जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होती है, इस तरीके से लेटी हुई होती है, वो अक्षांश कहलाती है, और इस तरीके से खड़ी या वर्टिकल है वो देशांतर कहलाती है। नॉर्मल स्टूडेंट यही जवाब देता है नॉर्मली। लेकिन भाई अपने आगे देखेंगे कि ये वास्तव में कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं। ठीक है, थोड़ी देर धैर्य बनाए रखना। अभी देखते हैं 0 डिग्री देशांतर, ये क्या हो गया? 0 डिग्री देशांतर, और इंग्लिश में इसे क्या कह देंगे? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है भाई। इसका भी एक नाम होता है, ध्यान से देखना, इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन हिंदी में कहते हैं प्रधान याम्योत्तर। हिंदी में कहते हैं प्रधान याम्योत्तर। अब आप कहोगे सर ये लंदन, इंग्लैंड में लंदन है, लंदन में ग्रीनविच कस्बा है, वहां से होके गुजरती है, तो बिल्कुल इसे ग्रीनविच रेखा या इसे ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। ठीक है भाई, मात्रा मुत्रा की गलतियों पे ठीक है फोकस मत करना भाई, अपने को नॉलेज लेना है। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री पृथ्वी को बांट देता है, ये हो जाएगा पूर्व में पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, या ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, और ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध या वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत की अवस्थिति धरती पर कहाँ है, पृथ्वी पर कहाँ है। ठीक है, भारत मिलेगा तो राजस्थान भी मिल जाएगा। तो भारत जो है वो लगभग, ये एक मिनिएचर नक्शा बना दिया भारत का अपने ने। ये हो गई भारत की लोकेशन अर्थ पे। तो भारत कहाँ है भाई? तो आप कहोगे सर भारत जो है वो पृथ्वी पर एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप में है, और एशिया में भी कहाँ है सर? साउथ एशिया में है, दक्षिण एशिया का देश है। ठीक है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है, इसके आसपास का क्षेत्र जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, क्योंकि हिमालय ने इसे चाहे वो क्लाइमेट के हिसाब से कहो, जलवायु के आधार पे कहो, चाहे वो कल्चर संस्कृति के आधार पे कहो, चाहे वो ऐतिहासिक इतिहास के आधार पे कहो, बाकी के एशिया से बिल्कुल अलग है ये क्षेत्र। ठीक है, इसीलिए इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारत जो है वो पृथ्वी पर कहाँ है? तो आपका आंसर होगा कि सर उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहां पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। राजस्थान, राजस्थान कहां पर है भाई? तो राजस्थान जो है वो लगभग भारत में यहाँ है। इस बड़े नक्शे में अगर हम देखें तो ये लगभग यहाँ राजस्थान है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, अगर हम भारत के सापेक्ष देखें तो ये भारत का उत्तर या नॉर्थ हो गया, ये भारत का दक्षिण या साउथ हो गया, ये भारत का पश्चिम या वेस्ट हो गया, और ये भारत का पूर्व या ईस्ट हो गया। तो राजस्थान किधर है भारत के सापेक्ष? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, इंडिया के रिगार्डिंग अगर आपको राजस्थान की लोकेशन है तो वो है उत्तर पश्चिम में, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष, ठीक है, अर्थ के रिगार्डिंग अगर हम राजस्थान की लोकेशन या अवस्थिति को देखेंगे तो फिर हमारा आंसर वही सेम आएगा जो भारत के लिए है। भारत और राजस्थान पृथ्वी पर कहाँ है? दोनों ही, ऑब्वियस सी बात है, जहां भारत होगा वहीं राजस्थान होगा, दोनों ही उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। लेकिन राजस्थान भारत में कहाँ है? तो आप कहोगे सर उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, आई होप ये एकदम क्लियर है आपके, और कहीं ना कहीं
अक्षांश और देशांतर कैसे पृथ्वी को गोलार्धों में बांट देते हैं, वो भी आपके थोड़ा सा क्लियर हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए आपके सामने है नोट्स है, और अपना टॉपिक है राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे मैंने राजस्थान और भारत दोनों के ही अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार सामने रख दिए हैं। ठीक है भाई। तो पहले एक बार ऐसे ही आप नोट्स में से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति या अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेते हैं, 30 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, यहाँ पे छपा हुआ नहीं है। अगर आपके पास नोट्स की ये वाली कॉपी आती है, हालांकि दो तीन अलग अलग कॉपीज हैं, कुछ में है कुछ में नहीं है, तो ये इसमें नहीं है। बाई चांस आपके पास नोट्स की वो फोटो कॉपी है जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर की, अगर यही है और इसमें नहीं दिया है तो कर लेना भाई। ठीक है। और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति जो है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर आप इसमें देखोगे कि नीचे 60 डिग्री 9 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट, इस तरीके से भी दिया हुआ है। ठीक है। और साथ साथ मैंने भारत की अवस्थिति या भारत की अक्षांश स्थिति और देशांतरीय स्थिति को भी स्पष्ट किया है। 8 4 से 37 6, 68 7 से 97 25। तो ये है क्या, ये वास्तव में है क्या, किस तरीके से अक्षांश और देशांतर किसी भी शहर की, जैसे बीकानेर की अगर हम बात करें तो बीकानेर को अगर हमें पृथ्वी पर ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढेंगे। ठीक है। और कैसे किसी देश की एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं, अवस्थिति बता देते हैं कहाँ पृथ्वी के सापेक्ष। तो इस पर चर्चा करने के लिए हम थोड़ा सा वापस पीछे जाते हैं और कहीं ना कहीं अक्षांश और देशांतर को समझेंगे। ठीक है। तो पहले हम अक्षांश को समझते हैं भाई। पहले हम किसको समझते हैं, अक्षांश को समझते हैं। एक चीज ध्यान रखना, चाहे अक्षांश हो चाहे देशांतर हो, चाहे अक्षांश हो चाहे देशांतर हो, ठीक है, थोड़ा सा आप हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन ध्यान रखना अपने को आरएस लेवल तक पढ़ना है। ठीक है। तो इस चीज को धैर्य रखकर, मजबूत रखकर आप थोड़ी सी देर समझने की कोशिश करो। आप समझ सकते हो, देखो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो, आप जिस उम्र में हो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपना पूर्ण दिमाग विकसित हो चुका है। अपने अंदर कमी क्या है, सिर्फ फोकस करने की। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका फोकस कहीं और है। तो पूरा फोकस अभी एक बार वीडियो पे कर दो, एक बार मैं जो बोल रहा हूँ उन चीजों पे करो, एक बार जो चीजें मैं बना रहा हूँ उस पे रखो, और फिर आप मुझे बताना कि समझ आया कि नहीं आया। ठीक है। और अगर नहीं आया तो मैं, आप मुझे फोन कर लेना और सीधा मुझे मिलने आ जाना, पर्सनली मैं समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पर फोकस करोगे ना तो ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये ध्यान रखना। अक्षांश देशांतर इंग्लिश में क्या कहेंगे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो पहली चीज दिमाग में बिठा लो कि ये वास्तव में क्या है, दोनों ही वास्तव में कोण है, एंगल्स हैं। बचपन में एंगल्स तो सबने बनाए होंगे। ठीक है। और अपने को पता है एंगल्स जो है वो डिग्री में दर्शाते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री। तो अब मेरी एक छोटी सी चीज कि सबसे छोटा कोण कौन सा बनेगा, तो आप कहीं ना कहीं कहोगे सर 1 डिग्री का कोण। तो चलिए ये मान लीजिए 1 डिग्री का कोण है, 1 डिग्री का एंगल है। तो क्या ये दोनों लाइंस, ठीक है, एकदम मिली हुई है आपस में? नहीं, इनके बीच में एक एंगुलर डिस्टेंस है, कितना, 1 डिग्री का। तो क्या मैं इसे और भी छोटे छोटे एंगल्स में डिवाइड कर सकता हूं, जैसे मैं किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में डिवाइड करता हूं? क्या उसी तरीके से इसको भी मैं छोटे छोटे एंगल्स में डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल। ये जो डिस्टेंस है वो 1 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस, ये छोटे छोटे 60 टुकड़ों में, 60 डिवाइडेशंस में टूट जाएगा। कैसे? तो ये हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ये छोटा सा मैंने ऐसे डंडा लगा दिया ना, ये होता है मिनट्स। ये भी एक क्या है, एंगल है, छोटा सा एंगल है। ठीक है। ऐसे 60 छोटे छोटे एंगल मिलकर एक 1 डिग्री का बड़ा एंगल बनाएंगे। ठीक है। क्या इस, अच्छा इसे क्या कहते हैं, मिनट। ठीक है भाई। घड़ी में अपने समय होता है ना, तो उसमें भी अपने मिनट कहते हैं, और यहां पर भी सेम मिनट कहते हैं इसको। ऐसे ही 1 मिनट भी छोटे छोटे, थोड़ा माइक्रोस्कोप लेके बैठ जाना,
छोटे छोटे 60 बहुत ही छोटे एंगल्स में टूट जाएगा और इसे कहते हैं सेकंड। क्या कहते हैं? सेकंड। ठीक है। अब देखिए, अब देखिए कि आप विकिपीडिया पर बीकानेर सर्च करो। क्या सर्च करो? बीकानेर सर्च करो, क्योंकि मैं बीकानेर में बैठा हूं तो इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो बीकानेर जब विकिपीडिया पर आप सर्च करोगे तो आपको बीकानेर के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। विकिपीडिया पे जाना, उसमें एक नक्शा मिलेगा राजस्थान का, उसमें दिखाया हुआ है बीकानेर कहाँ है, और नीचे बीकानेर के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। वो कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? तो उसमें आपको दिखेगा एक 28 डिग्री 1 मिनट 0 सेकेंड नॉर्थ, और दूसरा कोऑर्डिनेट मिलेगा 23 डिग्री 18 मिनट, ठीक है, 23 डिग्री 18 मिनट और 43 सेकेंड ईस्ट। ठीक है, इनमें थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाओ चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इतना ही है लगभग। ठीक है, तो ये बीकानेर के कोऑर्डिनेट्स हैं, और मैं कहूं कि इन्हीं की सहायता से हम बीकानेर ढूंढते हैं पृथ्वी पर। अच्छा, जैसे जयपुर से आप प्लेन में बैठे तो पायलट जो होता है उसे क्या निर्देश दिए जाते हैं कि बाइला जो क्या कहते हैं, गंगानगर का नहीं जाई तू और लून कंसर हूं ठीक पहली बीकानेर आ जाओगो भी मैं बैठे उतार ली। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोलते ना कि भाई लून कंसर से ठीक पहले तेरे को बीकानेर दिख जाएगा तो बीकानेर में तू अपना प्लेन जो है वो उतार लेना। नहीं भाई, पायलट को ऐसे नहीं बोल सकते अपने। पायलट को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कोऑर्डिनेट्स, और वो प्लेन के अंदर कोऑर्डिनेट सेट होते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से वो क्या करता है, बीकानेर तक पहुंचता है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे बीकानेर बताएंगे? ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये नॉर्थ एन लिखा है, ये क्या है? ये क्या है? नॉर्दर्न लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। और ये क्या लिखा है? ईस्ट, ई लिखा है ना, ईस्ट, ये है पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो जल्दी से हम समझ लेते हैं अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं भाई। ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी पर हम कहीं ना कहीं खड़े हैं, जैसे मैं बीकानेर में खड़ा हूं अभी, बीकानेर की पावन धरा पे खड़ा हूं, तो बीकानेर की सतह पे खड़ा हूं, पृथ्वी की सतह पे खड़ा हूं, तो मैं पृथ्वी के केंद्र बिंदु से कोई ना कोई कोण बना रहा हूंगा। तो आप यूं समझिए, आप यूं समझिए कि हमने पृथ्वी के अंदर ये एक रॉड डाल दी। तो इसको भूमध्य रेखा मत समझना, यूं समझना कि ये जो लाइन है इसके चारों ओर इस तरीके से पृथ्वी है। ठीक है, थोड़ा सा 2D में सोचना। तो इसका केंद्र बिंदु पृथ्वी का केंद्र बिंदु हो जाएगा। तो ये जो है वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह से कितना अंदर जाके कितना डीप है? 6378 किलोमीटर। ये पृथ्वी की रेडियस या त्रिज्या हो गई। और यहां पर कहीं हम हैं, यहां कहीं हम हैं, तो हम पृथ्वी के केंद्र से कोई ना कोई कोण बना रहे होंगे, पृथ्वी के केंद्र से कोई ना कोई कोण बना रहे होंगे। अब इसको इस तरीके से समझना भाई, इसको इस तरीके से समझना कि इसके चारों ओर पृथ्वी है और हम यहाँ पृथ्वी की सतह पर है, तो ये एक हमारा कोण बन रहा है। ये हमारा एक कोण बन रहा है किससे? पृथ्वी के केंद्र से। यही है अक्षांश, यही है अक्षांश। तो अगर ये बीकानेर है तो ये लगभग लगभग कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 28 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना? 28 डिग्री का कोण बन रहा है। इसे ही कहते हैं अक्षांश। अच्छा, अब मैं इस कोण के सापेक्ष पूरी पृथ्वी की सतह पर एक इस तरीके से वृत्त बना दूं, तो इस वृत्त के हर बिंदु पर इस कोण का मान एक जैसा रहेगा। इस वृत्त के हर बिंदु पर इस कोण का मान एक जैसा रहेगा। तो यहां पर एक वृत्त बना दिया इस तरीके से। तो ये एक पूरा वृत्त बन गया, और ये वृत्त क्या कहलाएगा? अक्षांशीय वृत्त कहलाएगा। और जब हम इसे एक तरफ से पृथ्वी को देखेंगे या इसे नक्शे में देखेंगे, तो यही हमें अक्षांशीय रेखा के रूप में दिखाई देगा। जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि अक्षांश जो है वो काल्पनिक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, या लेटी हुई रेखाएं होती है, या हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे। और इस तरीके से देखिए, एक वृत्त यहाँ 0 डिग्री पर भी बनेगा, एक वृत्त यहाँ 0 डिग्री पर भी बनेगा।
ये जो 0 डिग्री पर वृत्त बना है ये भूमध्य वृत्त है। ये क्या है? इक्वेटोरियल सर्कल है, ठीक है, ये भूमध्य वृत्त है। तो इस तरीके से पूरी पृथ्वी जो है वो काल्पनिक लेटी हुई रेखाओं से इस तरीके से बंट जाएगी। ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री जिसे हम भूमध्य वृत्त कहते हैं और रेखा के रूप में भूमध्य रेखा कह देंगे। और फिर इस तरीके से समानांतर रेखाएं, इस तरीके से समानांतर रेखाएं। ठीक है भाई, तो ये समानांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश है। अच्छा, एक और चीज भी, जैसे मतीरे की राड़ हुई थी ना, मतीरे की राड़ कहाँ हुई थी? नागौर और बीकानेर जो है उसके बीच में। वैसे ही कई बार घर घर में दो भाई बहन या फिर भाइयों के बीच में मतीरे की राड़ या मतीरे की राड़ हो जाती है क्या, कि भाई हमें बराबर बराबर हिस्सा करना है। तो भाई भाई या भाई बहन अक्सर हाँ लड़ जाते हैं भाई। तो मतीरा कैसा है? इस तरीके से गोल है। तो आपको अगर मतीरे को इस तल में काटना है, हॉरिजॉन्टल तल में काटना है, 37 तल में काटना है, तो भाई सीधी सी बात है, एकदम बीच में से काट दोगे तो ये मतीरा दो बराबर भागों में बंट जाएगा, ये गोला बराबर भागों में बंट जाएगा। तो इसी वजह से अगर हम पृथ्वी को केवल भूमध्य वृत्त, ये कौन सा वृत्त है? भूमध्य वृत्त, इंग्लिश में कहते हैं इसे इक्वेटोरियल सर्कल, इक्वेटोरियल सर्कल। ठीक है भाई, इक्वेटोरियल सर्कल, इसके तल में काटेंगे तो पृथ्वी दो बराबर भागों में बंट जाएगी। और ये इसी वजह से इस भूमध्य वृत्त को पृथ्वी का ग्रेटर सर्कल भी कहा जाता है, ग्रेटर सर्कल भी कहा जाता है। और हिंदी में कहेंगे वृहत वृत्त। तो भाई आपसे पूछ ले कि अक्षांशों में लैटिट्यूड्स में ग्रेटर सर्कल या वृहत वृत्त कौन सा है? तो किसी भी गोले को जिस वृत्त के तल में काटकर दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उसे उस गोले का ग्रेटर सर्कल या वृहत वृत्त कहते हैं। तो ये जो वृत्त है ये अक्षांशों में ग्रेटर सर्कल या वृहत वृत्त है। तो ये पृथ्वी दो बराबर भागों में बंट गई। ऊपर वाला या फिर उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा। और दक्षिणी भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, या साउदर्न या सदर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, मैं उस जनरेशन से हूं जो सदर्न को साउदर्न कहती है, ठीक है तो माइंड मत करना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और सीधी सिंपल सी बात है, ये 0 डिग्री पर है, ये 28 डिग्री पर है, तो ऐसे 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उत्तर में कितने डिग्री पर? 90 डिग्री। और सेम ऐसे ही दक्षिण में भी 90 डिग्री पर कोण बना सकते हैं, और उस पर हर एक पर वृत्त बनता चला जाएगा और इस तरीके से एक संरचना सामने आएगी। तो इस 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या भूमध्य वृत्त के उत्तर की पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ जितने भी अक्षांश होंगे सारे के सारे उत्तरी अक्षांश या नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, और इसके दक्षिण में जितने भी अक्षांश होंगे सारे के सारे दक्षिणी अक्षांश या साउदर्न लैटिट्यूड्स। तो आई होप ये चीज आपकी एकदम क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये बीकानेर की अवस्थिति हो गई, किसके सापेक्ष? अक्षांश से हमें जो पता चलती है, ठीक है। अब देखिए, बीकानेर जो है वो केवल अक्षांश से नहीं देशांतर से भी पता चलेगा, बीकानेर से कोई देशांतर भी संबंधित होगा, ठीक है, क्योंकि बीकानेर एक सिटी है, शहर है, तो यहाँ पर एक अक्षांश और एक देशांतर से काम चल जाएगा। लेकिन अपने भी इस डिटेल में नहीं जाते, अपने तो वापस आ जाओ भी वापस से कि अक्षांश और देशांतर क्या है, कौन है। तो अक्षांश कैसा कोण है समझ गए, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देशांतर कैसा कोण है, ठीक है। तो दिया देशांतर कुछ नहीं है, थोड़ा सा गौर करो, इतना आपने सह लिया ना, इतना आपने सह लिया, बस थोड़ा सा और सह लो, उसके बाद में फिर से रटने वाली चीजें जो आपको पसंद है। तो देशांतर क्या है? तो पहले इस पर देशांतर बना देता हूं मैं। आप कहोगे सर मुझे पता है, देशांतर सर वृत्त नहीं होते, अर्धवृत्त होते हैं, या फिर ये क्या होती है, खड़ी रेखाएं होती है, और ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती,
ये उत्तरी ध्रुव से चलती है और दक्षिणी ध्रुव पर आपस में वापस से सब मिल जाती हैं। मतलब कैसे? ऐसे कि सर दो देशांतर जो हैं वो एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, भूमध्य रेखा पर इनके डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे दूर हो जाएंगे, फिर ये वापस जाकर एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ऐसी जो रेखाएं बनेगी सर, यूं खड़ी रेखाएं या अर्धवृत्त, जो उत्तरी और दक्षिणी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं, वो सर देशांतर कहलाती हैं। बहुत बढ़िया। अब भाई वही मतीरे की राड वापस ले लिया हो, ठीक है। इस तरीके से एक जाली नुमा या मैस मैस फॉर्म बन गई काल्पनिक रेखाओं से पृथ्वी पर, ठीक है। ये जो रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं, ये अक्षांश, और ये जो रेखाएं हैं वो कौन सी? देशांतर। अब देखिए, बात ध्यान से सुनना, वापस से वो मतीरे की राड कराओ घर पे। इस बार क्या कर रहे हैं कि अपने इस तरीके से नहीं काटेंगे। वो कहेंगे मैं इस तरीके से नहीं काटता, अपने तो सीधे यूं काटेंगे। तो यूं काट लो भाई। वही मतीरा रखा बीच में, इसको एकदम बीच में से यूं काटा तो दो बराबर भाग हो गए, ठीक है। इसको आपने यूं करके ऐसे काटा तो भी दो बराबर भाग हो गए, और यूं टेढ़ा काटा तो यूं भी दो बराबर भाग हो गए। मतलब जब आप उसे ऊर्ध्वाधर वर्टिकली किसी एक्सिस में ऊर्ध्वाधर तल में काटते हैं, तो आप किसी भी तल में काट दो, ठीक है, वो दो बराबर भागों में ही बंटेगा। तो मैं कहूं कि कौन सा देशांतर वृहत वृत्त होगा? तो वृहत वृत्त जो है वो, अगर आपसे पूछे अक्षांश कौन सा होगा, तो आप कहोगे 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। लेकिन जब देशांतरों की बात करेंगे तो आप कहोगे सर सारे के सारे देशांतर, किसी भी देशांतर के तल में काट दो, पृथ्वी रूपी गोला बराबर भागों में ही बंटेगा। तो फिर अपने कहेंगे फिर 0 डिग्री किसको माने भाई? क्योंकि 0 डिग्री तो उसको मानेंगे ना जिसके जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे। तो ये तो सारे बांट रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, ऐसी ही बात चल रही थी 1884 में लंदन में, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है भाई, शाही वैधशाला, रॉयल ऑब्जर्वेटरी में लोग बैठे थे, ठीक है, भूविज्ञानी बैठे थे, उनमें डिस्कशन चल रहा था। लंदन में ग्रीनविच कस्बे में बैठ के वो ये सारा डिस्कशन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई कि लंदन से जो काल्पनिक रेखा है, लंदन से ही एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, और इसे ही हम 0 डिग्री देशांतर मान लेते हैं, इसे ही हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया भाई। इसको इसको नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया प्राइम मेरिडियन। क्या दिया गया? प्राइम मेरिडियन। मेरिडियंस जो है वो लॉन्गिट्यूड्स को ही बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में ये हो गई प्रधान याम्योत्तर। प्रधान याम्योत्तर। अब क्योंकि क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच कस्बे से गुजरती है, तो इसे ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई ग्रीनविच लाइन जो 0 डिग्री मान ली गई। ऐसे ही बीकानेर से भी तो कोई ना कोई देशांतर गुजरता होगा। बीकानेर से भी तो कोई ना कोई देशांतर गुजरता होगा। और आपको अच्छे से पता है कि ये 73 डिग्री का है, लगभग 73 डिग्री मान लो। तो ये 73 डिग्री का कोण बनता कहाँ है, इसको समझो आप थोड़ा सा। तो देखो ध्यान से, ये 0 डिग्री देशांतर और ये 73 डिग्री देशांतर, या बीकानेर से गुजरने वाला देशांतर, कहीं ना कहीं भूमध्य वृत्त को दो बिंदुओं पे काटेंगे। ये 0 डिग्री यहाँ काटेगा और ये यहाँ काटेगा। ये दो पॉइंट मिल गए, इसे पृथ्वी के केंद्र से मिला दो, इसे पृथ्वी के केंद्र से मिला दो। यहां पर हमें एक और कोण मिल गया, ठीक है। इस कोण को कहते हैं देशांतर। इस कोण को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं भाई। जो एक तरीके से इक्वेटर के रिलेशन में बनता है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर बनता है। 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट या वेस्ट साइड में बनता है, ठीक है। और अगर ये बीकानेर से गुजरने वाला है तो ये कितना है? 73 डिग्री। ये कोण कितना बनेगा? 73 डिग्री। अब देखिए, मान लीजिए कि ये वाला देशांतर जो व्हाइट लाइन से बना रहा हूं मैं, ये है वो 0 डिग्री।
ठीक है, ये है वो 0 डिग्री। तो जैसे इस 0 डिग्री ने 0 डिग्री भूमध्य ने पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में बांटा है, वैसे ही ये 0 डिग्री अर्थ को पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है भाई, इसे कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और पश्चिमी गोलार्ध, इसे क्या कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है भाई। और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। और सिंपल सीधी सी बात है, पूर्वी गोलार्ध में जितने भी देशांतर होंगे वो के सारे पूर्वी देशांतर होंगे, वो सारे के सारे पूर्वी देशांतर होंगे। ठीक है। या मैं कहूं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स होंगे। और पश्चिम की तरफ जितने भी देशांतर होंगे वो सारे पश्चिमी देशांतर होंगे या वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स होंगे। ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ चुकी है। अब देखिए भाई, क्योंकि ये 0 डिग्री है और इसके पूर्व में है ये देशांतर, तो इसीलिए ये 73 डिग्री क्या हो जाएगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पूर्वी देशांतर। और ये 28 डिग्री इस 0 डिग्री के उत्तर में है, इसीलिए ये 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, कोण होते हैं, और उसी से हमें ये रेखाएं मिलती है। और ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। और हम इस तरीके से पृथ्वी को अक्षांशों और देशांतरों की सहायता से बांट देते हैं। हमारे सामने ये एक मैस फॉर्म या जालीनुमा संरचना आ जाती है। चलो चलो भाई, आई होप ये सारी चीजें आपके दिमाग में घुस चुकी है। कुछ जटिल हो गया होगा, कोई बात नहीं। अब अपने को क्या याद रखना है, ध्यान से सुन लेना कि अक्षांश और देशांतर वास्तव में, ध्यान से सुनना, अब ये लाइन टू लाइन वो आपको दिमाग में बिठानी है अभी। अक्षांश और देशांतर अपना टॉपिक नहीं है, अभी भी बहुत सारी बातें बाकी है, वो फिर कभी कंसेप्ट टॉक में करेंगे। अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इन रियल वास्तव में कोण या एंगल्स होते हैं। इन्हें हम डिग्री, मिनट और सेकंड में दर्शाते हैं। इन्हें हम डिग्री, मिनट और सेकंड में दर्शाते हैं। 0 डिग्री, 0 डिग्री जो होता है उसके सापेक्ष ही भूमध्य वृत्त होता है या भूमध्य रेखा होती है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जितने भी अक्षांश होंगे वो उत्तरी अक्षांश या नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स होंगे, और दक्षिणी गोलार्ध जितने भी अक्षांश होंगे वो सारे के सारे दक्षिणी अक्षांश या साउदर्न लैटिट्यूड्स होंगे। एक सेकंड भाई। ठीक है, ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है। और 0 डिग्री और 0 डिग्री देशांतर जो है, 0 डिग्री देशांतर जो है, ठीक है, ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट देगा, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर। इस पूर्वी गोलार्ध या ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जितने भी देशांतर होंगे वो सारे के सारे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पूर्वी पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। और इसके पश्चिम में वेस्ट साइड में जितने भी देशांतर होंगे या जितने भी लॉन्गिट्यूड होंगे वो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे। ठीक है, बस इतना सा याद रख लेना। अब आप कहोगे सर बीकानेर की लोकेशन हम इससे कैसे पता करें, तो जल्दी से देखो भाई। हाँ भाई, पृथ्वी का नक्शा बनाओ। ठीक है। हाँ सर, ये सबसे आसान लगता है हमको। ये सर पृथ्वी का नक्शा बनाना सीख लिया हमने, बहुत बढ़िया। ठीक है। इस पर भूमध्य रेखा या भूमध्य वृत्त दर्शाने के लिए ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, और ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। ठीक है। अब हम देखेंगे कि बीकानेर कहाँ है, बीकानेर पृथ्वी कहाँ है। थोड़ा और बीच में लाएंगे इसको। ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि बीकानेर के कोऑर्डिनेट्स में उत्तरी कोऑर्डिनेट क्या था, तो आप कहोगे सर उत्तरी कोऑर्डिनेट जो था वो 28 डिग्री था। तो मान लीजिए ये 28 डिग्री वाला वृत्त है,
ये 28 डिग्री वाला वाला वृत्त है। तो बीकानेर इस 28 डिग्री और नॉर्दर्न उत्तरी था तो इसके उत्तर में होगा, तो इस नॉर्दर्न लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश पर कहीं भी हो सकता है। लेकिन कहाँ होगा एग्जैक्ट हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हमको बीकानेर का देशांतर नहीं पता। तो अब आपको पता है कि बीकानेर का देशांतर जो है वो 73 डिग्री, 73 डिग्री पूर्वी देशांतर है, मतलब इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में। तो ये है 73 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये दोनों जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, क्रॉस करेगी, वहां पर बीकानेर होगा। तो समझ गए कैसे हमें पृथ्वी के सापेक्ष बीकानेर की अवस्थिति या लोकेशन का पता चलता है। छोटी सी सिंपल सी चीज है। तो प्लेन में भाई पायलट को ये नहीं बताया जाएगा कि लूनकन सर से ठीक पहले देख लेना भाई कहाँ है बीकानेर, नहीं, उसको क्या मिलते हैं, कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आ चुका है। थोड़ा सा इस डायग्राम को ढंग से देख लो। कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लो, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, नहीं तो अपने जितने भी मीडिया है कहीं भी सोशल मीडिया पे जहां पर भी आप मुझसे जुड़े हुए हो वहां पर मैसेज कर देना। ठीक है भाई, तो जल्दी से इस डायग्राम को देखें, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। तो चलिए, चीज बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। अब देखिए भाई, सिंपल सीधी सी चीज है। अब अपने आ जाओ राजस्थान पर। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। अब हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। ठीक है, या फिर हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे। सबसे पहले रटने वाली चीज कर लें। सबसे पहले रटने वाली चीज कर लें कि राजस्थान का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है, तो आप कहोगे सर राजस्थान का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, मैंने उत्तरी अक्षांश के लिए NN लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको इन दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। तो आप कहोगे सर इन 12 में से 3 गए तो 9, और 30 में से 23 गए तो ये 7। तो ये 7 डिग्री 9 मिनट जो है वो क्या हो गया, ये एक तरीके से अक्षांशीय विस्तार हो गया राजस्थान का। ये तो हो गया रटने वाली बात। लेकिन वास्तव में क्या है, ये वास्तव में है क्या ये? तो भाई ये राजस्थान का नक्शा बनाते हैं अपने। बार बार नक्शा बनाने की प्रैक्टिस करो। नक्शा बनाना सीख लिया तो ज्योग्राफी थोड़ी सी आपके लिए आसान हो जाएगी भी। ठीक है, यहाँ ये मान लीजिए कि 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा है। ये क्या है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ठीक है, तो इस इक्वेटर के उत्तर में राजस्थान कहाँ शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा, यही तो राजस्थान का अक्षांश से विस्तार है। तो इस इक्वेटर से 0 डिग्री से अपने उत्तर में जाएंगे तो 23 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान की शुरुआत हो जाएगी। और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान समाप्त हो जाएगा। तो ये हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। इससे हम और चीज क्या याद रख सकते हैं, तो भाई आपको अच्छे से पता है राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो आप कहोगे सर कोणा गांव है, कोणा गांव है। तो बिल्कुल सही भाई, कोणा गांव कहाँ है, गंगानगर में। तो कोणा गांव गंगानगर से छू के गुजरने वाला अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट
राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आप कहोगे सर बोरकुंड है। कौन सा है? बोरकुंड है। कहां पर है? बांसवाड़ा में। तो बोरकुंड बांसवाड़ा से छू के गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? 23 डिग्री 3 मिनट है। और इन दोनों के बीच का कोणीय अंतर कितना है? तो ये भी याद रखना कि 7 डिग्री 9 मिनट है। 7 डिग्री 9 मिनट है। लो भाई, ये जो क्वेश्चन बन सकता है वो अपने सामने है। क्लियर है? लेकिन क्या अक्षांश से इतना ही है? नहीं भाई। अक्षांशों की सहायता से हम पृथ्वी को अलग अलग जलवायुवीय भूभागों में बांटते हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक जोन्स में बांटते हैं। तो जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं भाई, और इसको बहुत ही छोटे स्तर पर समझेंगे भाई। क्या करेंगे? छोटे स्तर पर समझेंगे। फिर से पृथ्वी का जल्दी से नक्शा बना लो। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा बनाया सबने। ये हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसी तरीके से कुछ विशेष अक्षांश होते हैं। ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसे मैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भी बोल सकता हूँ। और इसी तरीके से एक होगा 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसे भी मैं 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश बोल सकता हूँ। और ये सबसे उत्तर में 90 डिग्री। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, फिर 66.5 डिग्री 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये 90 डिग्री। इस तरीके के कुछ विशेष अक्षांश हैं, और इनके नाम भी याद कर लो जल्दी से। ये क्या है? अपनी भूमध्य रेखा है। ये क्या है? भूमध्य रेखा है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपने इक्वेटर कहते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये 23.5 वाली जो है ये कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा। और इंग्लिश में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है भाई। और कर्क रोग कहते हैं ना, कैंसर। और ये 23.5 डिग्री दक्षिण दक्षिण में ये क्या है? बिल्कुल सही, मकर रेखा है। मकर रेखा है, इसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो आर्कटिक लाइन है, आर्कटिक रेखा है। ठीक है भाई। और ये एंटार्क्टिक लाइन है, या एंटार्क्टिक रेखा है। क्लियर है? ये उत्तरी ध्रुव है। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये अपना दक्षिणी ध्रुव हो गया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कंसेप्ट टॉक के अंदर अक्षांश और देशांतर वाले टॉपिक में अपने ने इसको डिटेल में समझा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं केवल इतना ही बताऊंगा कि पृथ्वी का ये जो भाग है वो सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करता है। अगर इसके सापेक्ष हम सूर्य की स्थिति देखें, इसके सापेक्ष अगर हम सूर्य की स्थिति देखें, तो भाई 21 जून को सूर्य जो है उसकी सीधी किरणें कहाँ प्राप्त हो रही है, डायरेक्ट रेज कहाँ पहुंच रही होती है? कर्क रेखा पर। ये कौन सी तारीख है? 21 जून। कौन सी तारीख है? 21 जून। इसके ठीक 3 महीने बाद, ठीक है, इसके ठीक 3 महीने बाद सूर्य की स्थिति दक्षिणायन या साउथवर्ड हो जाती है, और सूर्य की किरणों की सीधी किरणें या डायरेक्ट रेज, सीधी किरणें या डायरेक्ट रेज हमें कहाँ मिल रही होती है? भूमध्य रेखा पर। तो 21 जून के ठीक 3 महीने बाद, लगभग 21 या 22 सितंबर। ठीक है भाई, ये 21 या 22 ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना फालतू में। इसके ठीक 3 महीने बाद सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कहाँ प्राप्त हो रही होती है? वो मकर रेखा पर प्राप्त हो रही होती है, और तारीख होती है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। इसके ठीक 3 महीने बाद सूर्य वापस से उत्तरायण होता हुआ, नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता हुआ 21 मार्च के आसपास वापस कहाँ पहुंच जाता है? भूमध्य रेखा पर। तो सूर्य की सीधी किरणें पूरे साल भर पृथ्वी के केवल इसी भाग को कभी ना कभी प्राप्त हो रही होती है। ठीक है भाई। और राजस्थान की अवस्थिति कहाँ है? तो भाई 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट। और राजस्थान कहाँ से शुरू हो जाता है? 23 डिग्री 3 मिनट से, मतलब इस कर्क रेखा से ठीक पहले राजस्थान शुरू होगा। तो राजस्थान जो है वो लगभग ऐसे है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के कहाँ? दक्षिण से गुजरेगी। ठीक है, और राजस्थान का अधिकांश भाग जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। क्लियर है?
तो ये जो पृथ्वी का भाग पूरे साल भर सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करता है, यहाँ पर उच्च तापमान रहता है, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कटिबंध जो है वो दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। इंग्लिश में इसे ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन कहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए, जैसे जैसे हम उत्तर में जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाएगी और 66.5 डिग्री तक ये तिरछी किरणें भी कभी कभार पृथ्वी तक पहुंच जाती है, उसके बाद तो ये सीधी निकल जाएगी। सेम ऐसे ही दक्षिण में भी तिरछी होती चली जाएगी। थोड़ा सा इसको मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूँ। तो एक तरीके से अगर यहाँ इस भाग पर पृथ्वी पर पहुंचती भी है तो अपवर्तन या रिफ्रैक्शन से सनलाइट पहुंचती है। इसीलिए यहाँ पर पूरे साल भर क्या रहती है, ठंड रहती है, बहुत ज्यादा सर्दी रहती है और बर्फ जमी हुई रहती है। इसीलिए इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रिज होता है ना, बर्फ जमी हुई रहती है, या हिंदी में शीत कटिबंध कहते हैं। अब रह गए ये वाला भाग और ये वाला भाग, एक तरीके से कर्क और आर्टिक के बीच का और मकर और एंटार्क्टिक के बीच का। तो देखिए देखिए यहाँ पर सूर्य कभी पास आ जाता है, कभी सूर्य दूर चला जाता है। तो ये पृथ्वी का वो भाग है जहाँ मौसमीय परिवर्तन जहाँ मौसम के परिवर्तन, ठीक है, जहाँ वेदर चेंजेस बिल्कुल क्लियर होते हैं। भाई ये यहाँ पर बीकानेर है, यहाँ पर हम हैं, ठीक है। और अगर आप राजस्थान में जयपुर से हो, बीकानेर से हो, हनुमानगढ़ से हो, गंगानगर से हो, तो आपको अच्छे से पता है हमारे यहाँ सर्दी भी अच्छे से बताती है कि देखो मैं आ गई। गर्मी भी बहुत ही अच्छे से बताती है कि देखो भाई हाँ गर्मी आ गई है। ठीक है, गर्मी में जहाँ एसी चलाना पड़ जाता है, सर्दी में अपने पंखे का भी नाम नहीं लेते ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मौसम परिवर्तन बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। तो मौसम परिवर्तन स्पष्ट होते हैं और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई? इंग्लिश में इसे कहते हैं टेम्परेट। इंग्लिश में इसे कहते हैं टेम्परेट और हिंदी में इसे कहते हैं उपोष्ण। और इसमें भी अगर आप 45 डिग्री को आधार मान लो तो उपोष्ण और शीतोष्ण। ठीक है। और इंग्लिश में कोल्ड टेम्परेट मकर रेखा की तरफ या कर्क रेखा की तरफ वाला भाग जो उपोष्ण है उसे इंग्लिश में कहेंगे हॉट टेम्परेट। शीतोष्ण वाले भाग को कहेंगे कोल्ड टेम्परेट। ठीक है। मौसम परिवर्तन दोनों में स्पष्ट होते हैं, बस यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु जो है प्रभावी है, जैसे बीकानेर में देख लो। और यहाँ शीतोष्ण में भी मौसम परिवर्तन बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, जैसे शिमला मान लो। शिमला में जून में बर्फ नहीं है, जनवरी में भयंकर सर्दी और बर्फ है, और जून में जाओगे तो 20-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान मिलेगा, बर्फ नहीं मिलेगी। तो वहां भी मौसम परिवर्तन बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन वहां शीत ऋतु प्रभावी है, तो वो शीतोष्ण जलवायु है एक तरीके की। ठीक है, तो इस तरीके से समझ लेना। तो अपने को क्या समझना है कि राजस्थान की अवस्थिति को देखो। अब तो राजस्थान में दक्षिण राजस्थान तो किस में आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, लेकिन अधिकांश राजस्थान किस में आता है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, साउदर्न राजस्थान जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट राजस्थान का जो है वो किस में आता है? वो टेम्परेट में आता है। तो थोड़ा सा वापस जाते हैं अपने। तो राजस्थान की जलवायु अगर आपसे पूछ ले, यहां पर ध्यान देना आप, राजस्थान की जलवायु अगर आपसे पूछ ले कि कैसी है, तो आप कहोगे कि पहले तो कहोगे कि सर इसमें कर्क रेखा देखते हैं। बिल्कुल देख लो। तो कर्क रेखा 23 डिग्री 3 मिनट से थोड़ी सी उत्तर में होगी, तो लगभग लगभग यहां से कहीं कर्क रेखा गुजरेगी। ठीक है, ये हो गई भाई कर्क रेखा, मतलब 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, या इसे कह देंगे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरी चीज, नक्शा किया हुआ है तो अब बार बार अपने बहुत ज्यादा ऐसे नहीं बोलेंगे, सीधी सिंपल सी बात है। ये बांसवाड़ा से होके जाएगी और दक्षिण डूंगरपुर से थोड़ी सी होके जाएगी। ये बांसवाड़ा का बी लिख दिया इसके बिल्कुल बीच में से, मतलब बांसवाड़ा के लगभग मध्य में से। ठीक है, और डूंगरपुर के दक्षिण से। कर्क रेखा जो है वो मेरे अनुसार, देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, कोई 26 कहता है, कोई 27 कहता है, कुछ 85 बोल देते हैं। ठीक है, अलग अलग सोर्सेज हैं। तो मेरे हिसाब से कर्क रेखा की लंबाई जो है वो राजस्थान में 27 किलोमीटर है। कितनी है? 27 किलोमीटर। और जो कि
बांसवाड़ा में 26 किलोमीटर है, बांसवाड़ा में 26 किलोमीटर है, और डूंगरपुर में दक्षिणी भाग से मुश्किल से 1 किलोमीटर है। ठीक है, ये बांसवाड़ा के ठीक लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और एक गांव है, एक गांव है, ठीक है भाई, नोट्स में मिलेंगे ये सारे नाम, लेकिन स्टिल उतार लेना। एक गांव है छींच गांव, ठीक है, छींच गांव बांसवाड़ा से होके गुजरती है, छींच गांव बांसवाड़ा से होके गुजरती है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे इस आधार पर कि सर ये जो हमारा दक्षिण राजस्थान है, बांसवाड़ा वाला और डूंगरपुर वाला, यहाँ पर उष्ण जलवायु मिलेगी। ठीक है, लेकिन लेकिन चाहे भारत की जलवायु हो चाहे राजस्थान की जलवायु हो, उसे उसे मानसून उसे मानसून से आप अलग नहीं कर सकते। तो अब आप क्या कहोगे कि सर ये जो दक्षिण राजस्थान है, इसमें इस राजस्थान वाले भाग में उष्ण मानसूनी जलवायु मिलेगी। ठीक है भाई, उष्ण मानसूनी वाली जलवायु मिलेगी। ठीक है, या फिर अपने कह देंगे इसे क्या, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट मिलेगा। लेकिन अधिकांश राजस्थान में जो है वो उपोष्ण, वो कौन सी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु मिलेगी। ठीक है भाई, उपोष्ण मानसूनी जलवायु मिलेगी, या फिर अपने कह देंगे टेम्परेट टेम्परेट मानसूनी क्लाइमेट मिलेगा। तो राजस्थान की जलवायु मुख्यतः कैसी है, उपोष्ण मानसूनी है, टेम्परेट मानसूनी है। अगली चीज, एक और चीज, अपने ने कहा कि कर्क रेखा या भूमध्य रेखा से उत्तर में जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती है। तो भाई यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर देखना ध्यान से, आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कौन से जिलों को प्राप्त होगी, तो आपका आंसर होगा बांसवाड़ा। लेकिन अकेला बांसवाड़ा क्यों करें, अपने यहाँ पर एक ट्रिक करते हैं। ठीक है, BD PJ, क्या है, BD PJ। ठीक है भाई, ये कोई ऑफर नहीं है, ये ट्रिक है। ठीक है, तो BD PJ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, फिर यहाँ प्रतापगढ़ आ जाएगा, और फिर ये झालावाड़ जो है ये पहले आएगा, नक्शे में देख लेना, उदयपुर वगैरह चित्तौड़गढ़ से पहले पहले उत्तर से अपने भूमध्य रेखा या फिर अपने उत्तर में जाएंगे तो पहले झालावाड़ आएगा ये। तो ये है BD PJ। सबसे सीधी किरणें कहाँ, बांसवाड़ा में, उससे थोड़ी सी कम सीधी या थोड़ा सा तिरछापन बढ़ जाता है कहाँ, डूंगरपुर में, उससे और ज्यादा तिरछापन बढ़ता है कहाँ, प्रतापगढ़, और उससे भी और ज्यादा तिरछापन बढ़ जाता है कहाँ भाई, झालावाड़ में। ठीक है, तो सबसे सीधी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, एटलीस्ट 4 याद रखो। ऐसे ही अपने कहें कि सर सर्वाधिक सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ मिलेगी, तो आप कहोगे सर गंगानगर में, बिल्कुल सही। तो गंगानगर का सिरी कर लेते हैं, लेकिन यहां पर भी अपने 4 करेंगे, सिरी हनु, सिरी हनु, चू, बी। तो नक्शा आपको याद है, आपको पता है गंगानगर, गंगानगर की इधर क्या आ जाएगा, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद चूरू, और इधर बीकानेर। तो सिरी हनु चू बी। ठीक है, सब सर्वाधिक मोस्ट टिल्टेड रेज। ठीक है, ये क्या, डायरेक्ट रेज, मोस्ट डायरेक्ट रेज, मोस्ट टिल्टेड रेज, सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर, उससे थोड़ी सी कम तिरछी हनुमानगढ़, उससे थोड़ी सी कम तिरछी चूरू, उससे थोड़ी सी कम तिरछी बीकानेर। तो ऊपर नीचे दोनों में 4 4 याद कर लो। ठीक है भाई, तो ये अक्षांश से बनने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा सा गौर से देख लेना भाई। तो अक्षांश की सहायता से हम राजस्थान के जलवायु या क्लाइमेट को थोड़ा सा समझ सकते हैं, और की किरणों पर बनने वाले क्वेश्चन है। चलिए, अब हम जल्दी से आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। ठीक है भाई, और अब अपने एकदम एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। देशांतरीय विस्तार, ठीक है, या इसे क्या कहेंगे अपने, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। वही राजस्थान का नक्शा बना लो जल्दी से।
ठीक है। और यहाँ पर जैसे वहां उस पिछले वाले नक्शे में हमने वो मध्य रेखा बनाई थी, तो यहाँ प्रधान याम्योत्तर, ये हो गया अपना 0 डिग्री देशांतर, या मैं कहूं ये हो गया अपना प्रधान याम्योत्तर। ठीक है भाई। तो इसके पूर्व में राजस्थान कहाँ शुरू होगा? तो अपने तो देखिए, नोट्स में मैंने आपको लिखाया हुआ है, राजस्थान जो है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 30 पूर्वी देशांतर से, 69 30 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से, 78 17 78 17 पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक है। तो सीधा सा याद कर लो जल्दी से, ये आ जाएगा 69 30। ठीक है, ईस्ट पूर्वी देशांतर। और उसके बाद में राजस्थान कहाँ समाप्त हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट या पूर्वी देशांतर पर। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? तो यहां पर थोड़ा सा गौर करना, सीधा मत घटा देना भाई, सीधा मत घटा देना। देखो, 78 डिग्री 17 मिनट में से अपने को 69 डिग्री 30 मिनट घटाना है। तो यहाँ पर एक जो है वो 100 में नहीं टूट रहा, एक 60 में टूट रहा है। तो ये 17 में से 30 कैसे माइनस करेंगे? इस 1 डिग्री को इधर लेके आएंगे। तो जब इस 1 डिग्री को इधर लेके आएंगे तो यहाँ 77 डिग्री बढ़ जाएगा, बन जाएगा। और ये 1 डिग्री इधर गया, यहाँ 17 था, तो ये हो जाएगा 77 तो 77 मिनट हो गए। 77 में से 30 गए, 47 बच गए, और यहाँ पर बच जाएगा 8। तो ये जो हमारा देशांतरी अंतर है ये है 8 डिग्री 47 मिनट का। फिर अगला क्वेश्चन क्या बनता है? तो पता है भाई अपने को, ये जो बिंदु है सबसे पश्चिमी बिंदु, जिससे 69 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है, ये कौन सा है? ये सम क्षेत्र में स्थित कटरा गांव है। कौन सा है? कटरा गांव। नोट्स में मिलेगी सारी चीजें, ठीक है। कटरा गांव कहाँ का? जैसलमेर का। ठीक है। और ये पूर्वी बिंदु जो है, ये कौन सा गांव है? ये सिलाया गांव है, या सिलान गांव है। ठीक है भाई, कहाँ का? धौलपुर का। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन ये सारा आपके सामने है, देशांतरी विस्तार पूछ ले तो इस रूप में और इस रूप में दोनों तरफ याद रखो, और ये दोनों बिंदु भी याद रखो। यहीं पर एक कंसेप्ट बनता है, यहीं पर एक कंसेप्ट बनता है क्या भाई? लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का। ठीक है, स्थानीय समय और मानक समय का। तो स्थानीय समय और मानक समय में जल्दी से मैं आपको अंतर बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप जंतर मंतर में जाओगे, ठीक है, अभी 2 साल से लगातार आरपीएससी आरएस में क्वेश्चन पूछ रही है कि निम्न में से सौर वेधशाला कहाँ है? तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? उदयपुर होता है। फतेह सागर झील, उसके किनारे सौर वेधशाला है, क्योंकि वहां पर एक टेलीस्कोप लगा हुआ है, उसका नाम है MAST, मास्ट। ठीक है, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। ठीक है, जिसके हम ग्रहों को देख सकते हैं। लेकिन उसी में हर बार एक ऑप्शन और आता है, जयपुर या जंतर मंतर, और वो कई बच्चे वो करके आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि सर जंतर मंतर भी तो सौर वेधशाला है। भाई, जंतर मंतर में खड़े होकर आप कौन सा ग्रह देख पाते हो? ठीक है, जंतर मंतर में ग्रहों की गति देखते हैं या समय देखते हैं। समय कैसे? सूर्य की स्थिति के अनुसार। सूर्य की स्थिति के अनुसार छायाओं की जो छाया क्षेत्र बनते हैं, छाया बनती है, उनकी लंबाई के अनुसार हम सूर्य की स्थिति के अनुसार समय ज्ञात कर सकते हैं जंतर मंतर में। तो ध्यान से सुनना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, या सूरज देख के कह देते हैं यार दिन के इतने बजे होंगे, सूरज एकदम सर पे है तो 12 बजे में, सूरज जब उगने वाला है तो सुबह के 6 बजे हैं, सूरज जब डूबने वाला है तो अपने कह देते हैं कि शाम के 6 या 7 बजे के आसपास का समय। तो ये जो समय आप घड़ी में से देख के नहीं बता रहे, ठीक है, ये समय आप कहाँ से देख के बता रहे हो? सूर्य की स्थिति के अनुसार बता रहे हो। इसे कहते हैं स्थानीय समय, जो देशांतर के अनुसार या सूर्य की स्थिति के अनुसार होता है। लोकल टाइम, जो लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर या पोजीशन ऑफ सन के बेसिस पर हम बताते हैं, ये होता है लोकल टाइम, स्थानीय समय। लेकिन हमारी घड़ी में जो समय होता है, जैसे अभी 8 बजने में 15 मिनट है, 7:45 है, पौने 8 कह सकते हो, तो ये जो है वो स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय है। ठीक है। तो
ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। स्थानीय समय और मानक समय की प्रिंसिपल अपने को राजस्थान में कैसे याद रखना है, इसके जो सिद्धांत हमें राजस्थान में कैसे याद रखना है। भाई पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूर्णन कर रही है। मैं कहूं कि इन दोनों बिंदुओं पर राजस्थान में सूर्य जो है, ठीक है, पहले कहाँ उगेगा, तो आप कहोगे सर जो पूर्व में है वहां पहले उगेगा, तो यहाँ धौलपुर में उग गया सूरज। तो धौलपुर में सूरज उगने के समय को हमने सुबह के 5 या 6 AM मान लिया, लेकिन ये हमने सूर्य के उगने के आधार पे। तो मैं कहूं कि इस समय जैसलमेर में सूरज उगा हुआ है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी ऐसे गोल है ना। तो जैसलमेर वाले लोगों को अभी सूरज नहीं दिख रहा। जैसलमेर वाले लोगों को कब सूरज दिखेगा, जब पृथ्वी इतने डिग्री पर घूर्णन कर लेगी, ठीक है, इतने डिग्री पर घूर्णन कर लेगी। तो इतने डिग्री घूर्णन करने में पृथ्वी को कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर जब पूरा एक घूर्णन करती है 360 डिग्री, तो एक दिन होता है या 24 घंटे या 24 × 60 मिनट। एक डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगेगा, तो आप 24 × 60 बटा में 360 कर दो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, ये 6 से 6 ये हो गया 4, तो ये आ गया 4 मिनट। 4 मिनट, तो एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगा, तो 8 डिग्री 47 मिनट घूमने में कितना समय लगेगा। फिर से मैथमेटिकल कैलकुलेशन मत करना, करनी तो मैथ है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। 47 को अलग से गुणा करेंगे, 4 × 7 = 28, 4 चौके 16, 16, और ये 2 इधर आ गया तो 188। ये तो हो जाएंगे समय में सेकंड्स, और 4 8 जा 32, ये हो जाएंगे समय के मिनट्स। तो एक डिग्री घूर्णन करने में, रोटेट करने में 4 मिनट्स, तो 8 डिग्री एक मतलब 1 डिग्री घूर्णन करने में, रोटेट करने में 4 मिनट्स, तो 8 डिग्री घूर्णन करने में, रोटेट करने में 32 मिनट्स। लेकिन ये इतना और है, तो ये हो गया 188 सेकेंड। इसमें से 60 60 60 इधर भेज दो, तो ये हो गया 35 मिनट्स, ठीक है, और 8 सेकेंड्स, तो ऑलमोस्ट 35 मिनट। तो धौलपुर में सूरज दिखेगा, उसके लगभग 35 मिनट बाद यहाँ कटरा जैसलमेर में सूरज दिखेगा। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, राजस्थान का लोकल टाइम डिफरेंस। राजस्थान के वेस्टर्न और ईस्टर्न, पश्चिमी और पूर्वी बिंदुओं के मध्य का लोकल टाइम डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। या हिंदी में कह देंगे इसे स्थानीय स्थानीय समय अंतर, ठीक है। अब देखना भाई, आपके जो नोट्स हैं, आपके जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, अच्छा आगे है क्या, चलो कोई बात नहीं। आपके जो नोट्स है उसमें मैंने भारत की देशांतरीय स्थिति भी आपके सामने स्पष्ट की है, और इसके आधार पर आप भारत में भी देशांतरीय अंतर निकाल सकते हो। तो भारत में देशांतरीय स्थिति के अनुसार जब अंतर निकालोगे तो 29 डिग्री 16 मिनट आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं भारत का नक्शा बनाता हूँ और आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ भाई, साथ साथ भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करो भाई। बार बार बनाओगे तो नक्शा बनाने की आदत पड़ेगी, नक्शा बनाने की आदत पड़ेगी, नक्शा बनाना सीख जाओगे, जैसा भी बन रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये भारत का नक्शा बन गया। और इसमें क्योंकि अपने को राजस्थान पढ़ना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ये भारत का पश्चिमी और पूर्वी बिंदु है। इनके बीच में देशांतरी अंतर जो है वो 29 डिग्री 16 मिनट है। और इस आधार पर लोकल टाइम डिफरेंस 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड आते हैं। इसे 4 से गुना कर लेना, ठीक है, या लगभग लगभग 2 घंटे आते हैं। तो भारत में पूर्वी बिंदु पर जब सूरज उगता है, ये की बी थू नाम की जगह है अरुणाचल प्रदेश में, इसके लगभग 2 घंटे बाद यहाँ गुहार मोती गुजरात में सूरज उगता है। तो 2 घंटे का अंतर है।
तो भाई अब ये है कि यहाँ 5 बजेंगे, उसके 2 घंटे बाद सूर्य की स्थिति के अनुसार, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के अनुसार, देशांतरीय स्थिति के अनुसार यहाँ 5 बजेंगे। तो 5 किसको माने, पूरे भारत का 5 किसको माने? तो यहाँ पर क्या करते हैं भाई, अपने एक मानक समय रेखा, ये मानक समय रेखा जो है बहुत ही डिटेल में मैंने समझाई हुई है, बहुत ही डिटेल में मैंने समझाई हुई है कंसेप्ट टॉक के अंदर। वापस से एक वीडियो बना के फिर से अपने इस पे कभी ना कभी बात करेंगे, लेकिन अभी इतना सा याद कर लो वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर है क्योंकि ये नैनी गांव से गुजरती है। भाई प्रयागराज, इलाहाबाद हुआ करता था पहले, तो प्रयागराज, प्रयागराज के पास एक गांव है नैनी गांव, नैनी गांव, ठीक है, ठीक है। और ये नैनी गांव का जिला जो है वो मिर्जापुर है। तो अब समझे भी आप, अब समझे कि कालीन भैया और गुड्डू भैया इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि यहाँ के 5 बजे को, यहाँ के लोकल टाइम को, यहाँ के स्थानीय समय को पूरे भारत का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। इसका मतलब सूरज यहाँ उगेगा, फिर जब यहाँ उगता है तो इसे पूरे भारत का 5 बजे मान लेते हैं, सबकी घड़ियों में 5 बज जाते हैं। समझ गए बात को? तो ये क्या है, हमारे मानक समय रेखा है, ये हमारी मानक समय रेखा है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहते हैं, आईएसटी भी कहते हैं। कितनी है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। और इसे नैनी गांव से गुजरने की वजह से नैनी रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैनी रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। और कई बार ऐसी पूछ लेते हैं कि राजस्थान के लिए मानक समय रेखा कौन सी है, तो भारत के लिए जो मानक समय रेखा है वही राजस्थान के लिए मानक समय रेखा है, ठीक है भाई। तो हमारी घड़ी में जो टाइम हुआ है वो सूर्य की स्थिति के अनुसार इस मानक समय रेखा का समय है। ये कितने हैं? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपके एकदम क्लियर होगी। और थोड़ा सा एक चीज और, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है वो भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, और ये आईएसटी, ये जो भारत की मानक समय रेखा है, ये भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे भी, ठीक है। और एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा वीडियो 5-1 मिनट का वीडियो बनाकर आपको मैं इनकी ट्रिक्स याद करवा दूंगा, लेकिन पहले कमेंट बॉक्स में मुझे याद, कमेंट बॉक्स में आपको याद से कमेंट करना है। अगर कमेंट आएगा तो मैं आपको ये विद ट्रिक समझा भी दूंगा, ठीक है। और कमेंट आएगा तो मुझे भी लगेगा कि आप थोड़ा सा क्या कहते हैं, फोकस करके वीडियोस देख रहे हो भाई। ये जितना ज्यादा आप कमेंट में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो, जो सुझाव होते हैं आपके, ठीक है, ठीक है, आप अच्छा कहते हो कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया, ये भी बहुत अच्छी बात है भाई, इससे एक प्रोत्साहन मिलता है। साथ साथ में ये भी पता चलता है कि स्टूडेंट जो है वो वास्तव में वीडियोस देख रहा है, और फिर मेरा मन करता है कि यार मैं बनाऊं। और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है अपने को शुरुआती तौर पर, और इस रेस्पॉन्स की वजह से ही देखिए, आज थोड़ी सी गर्मी की वजह से मेरी खुद की तबीयत खराब थी, लेकिन स्टिल मैंने कहा कि नहीं, सर दर्द की गोली वोली ले लो यार, वीडियो बनाओ। तो वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि एक आपने जो रेस्पॉन्स दिया है बहुत अच्छा दिया है शुरुआती स्तर पर, और अपने 2-3 दिन में ही मेरे हिसाब से 70-80 सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ चुके हैं। अपने 425 से शुरुआत की थी, अब अपने 500 के ऊपर आने वाले हैं, और इसी तरीके से मुझे पता है आप हजार और हजार से लाखों पे भी ले जाओगे। लेकिन लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये जो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते हो, तो उससे पता चलता है कि स्टूडेंट वास्तव में इन चीज़ों को देख रहा है, वो वास्तव में फोकस्ड है, ठीक है, वो वास्तव में मेहनत कर रहा है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके लिए मैं मेहनत करूंगा, ठीक है। और बदले में मुझे क्या चाहिए? गुरु दक्षिणा में आपका सिलेक्शन चाहिए। तो भाई आज आप समझ गए होंगे कि हम राजस्थान की अवस्थिति को समझा है अक्षांश और देशांतरों की सहायता से। और नोट्स में पढ़ लेना आप कि राजस्थान के अक्षांश विस्तार 23-3-30-12, उत्तरी अक्षांश राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना? 69-30 से 78-17। इनके बीच का अंतर याद कर लेना, 60 डिग्री 9 मिनट और 8 डिग्री 47 मिनट। इसी आधार पर आप राजस्थान को क्या कर सकते हो? जलवायु खंडों में बांट सकते हो, कि अधिकांश राजस्थान की जलवायु उपोष्ण मानसूनी, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? टेम्परेट, टेम्परेट मानसूनी क्लाइमेट। और दक्षिण राजस्थान की जो क्लाइमेट या जलवायु है वो उष्ण मानसूनी, या कैसी है? ट्रॉपिकल
मानसूनी। ठीक है, सबसे सीधी किरणें, सूर्य की सबसे सीधी किरणें, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें का कंसेप्ट आपको बता दिया, चार चार जिले बता दिए, याद कर लेना भी अच्छे से। ठीक है, छींच गांव बता दिया। मेरे अनुसार इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है, कोई बात नहीं, कुछ डिस्प्यूट चीजें होती है, अपने अपने हिसाब से सब बताते हैं, गलत कोई नहीं है। ठीक है, अपने ने जो सोर्स पढ़ लिया वो अपने को सही लगता है। तो मेरे हिसाब से 27 किलोमीटर है, बांसवाड़ा में से 26, लगभग बांसवाड़ा के बीच में से, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से लगभग 1 किलोमीटर। ठीक है, और इसी तरीके से देशांतरी विस्तार याद कर लेना, इससे मानक सॉरी मानक समय नहीं, स्थानीय समय अंतर याद कर लेना, लोकल टाइम डिफरेंस याद कर लेना, और मानक समय की अवधारणा क्या है वो भी आपको थोड़ी सी मैंने यहाँ समझाने की कोशिश कर दी। अपने इस घड़ी में समय जो हो गया 8, ये अपना मानक समय है, ये अपना स्टैंडर्ड टाइम है, और ये किसके आधार पर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन या भारतीय मानक समय रेखा के आधार पर है, जिसे नैनी रेखा भी कहते हैं, और वो क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है भाई, तो सारी चीजें आपके सामने एकदम क्लियर है, और आई होप चीजें थोड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेगी। थोड़ा धैर्य बनाया आपने, ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करी, और मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर किसी ने पूरा अपना फोकस रखा है अपने अंदर। देखो, उस एज में है जिसमें चीजें समझ में आ जाएगी अपने को। दिक्कत क्या है? फोकस नहीं है, फोकस करो बस, और कुछ नहीं। तो इसलिए भाई इस तरीके से आज के वीडियो की अपने समाप्ति करते हैं, और आई होप चीज़ें समझ में आई है। ठीक है, और वो तो आपके लाइक और आपके कमेंट मुझे बता देंगे। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आप अपने सिलेक्शन के लिए मेहनत करो, क्योंकि मेरी मेहनत के बदले में जो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए वो आपका सिलेक्शन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे? बॉर्डर ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सीमा की बात करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब पे प्रॉपर डिस्कशन कर लेंगे। तो ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।